लास्ट क्लास हमने इस न्यूमेरिकल पे छोड़ी थी। न्यूमेरिकल दिया था आपको सर्कुलर मोशन में, v इज अल्फा रूट एस, आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालना। मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही, बॉडी मूव करेगी, डिस्टेंस चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज। तो यहाँ दो एक्सेलरेशंस एक्ट करेंगे, एक सेंट्रिपिटल और दूसरा टेंजेंशियल। आप यहाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को AC से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। v हो जाएगा अल्फा अंडर रूट एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सो यहाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एस बाय r। ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा। सो यहाँ एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा होगा। AT, tangential acceleration is dv over dt, so it's d over dt of v अल्फा अंडर रूट एस। अब इसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं t की रिस्पेक्ट में, लेकिन ये फंक्शन है s का, डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में। तो ऐसी चीजों में क्या करते हैं, पहले अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए। दिस इज d ओवर dt ऑफ रूट एस। रूट एस को आप लिख दीजिए s टू द पावर हाफ, तो ये आ गया अल्फा d ओवर dt ऑफ s टू द पावर। सो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, इट्स अल्फा। अब देखिए s, आप t की रिस्पेक्ट में s को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। s को डिफरेंशिएट करने के लिए s होना चाहिए। सो मैंने क्या किया, ds और ds ऐसे ले लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ds। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनना इस स्टेटमेंट को, दोबारा मत कहना रिपीट करने के लिए। s को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। s को आप s की ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने ds और ds से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे कोई बताएगा ds ओवर dt को क्या लिख सकते हैं? ds ओवर dt को क्या लिख सकते हैं? आप एक को बताएगा मुझको, व्हाट इज ds ओवर dt? s डिस्टेंस है, ds ओवर dt इज वेलोसिटी। मरियम का आंसर सही, वेलोसिटी। सो आप इस ds ओवर dt को, भाई मैं बार बार कह रहा हूं, दोबारा सुनिए, ds ओवर dt को कंबाइन कर कर वेलोसिटी लिख देंगे, इसकी जगह वेलोसिटी लिख देंगे। तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू वेलोसिटी इंटू d ओवर ds ऑफ s टू द पावर। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया अल्फा। भाई मैं इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे आज लॉज ऑफ मोशन भी कराना है। एक बार में सुनिए, इट्स अल्फा इंटू वी, एस टू द पावर हाफ को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज हाफ एस टू द पावर हाफ माइनस 1। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया अल्फा वी, इट्स हाफ एस टू द पावर माइनस हाफ। तो ये टेंजेंशियल आ गया, इट्स अल्फा वी बाय 2, दिस इज एस टू द पावर माइनस हाफ। इसे आप डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, विच इज एस टू द पावर, दिस इज अल्फा वी बाय 2 एस टू द पावर हाफ। वी की आप वैल्यू रख सकते हैं अल्फा रूट एस। तो टेंजेंशियल आ गया अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा रूट एस बाय ट्वाइस ऑफ रूट एस। तो ये था ना, मैंने जस्ट v की वैल्यू रख दी। भाई दोबारा देख लो, सुन लो ढंग से, v है अल्फा रूट एस, तो v की जगह अल्फा रूट एस लिख दिया, और डिनोमिनेटर में 2s टू द पावर हाफ। s टू द पावर हाफ का मतलब रूट एस होता है। मैं शुरू से नहीं कराऊंगा ये न्यूमेरिकल, जहां आप अटक रहे हैं वहीं पूछ लीजिएगा। तो AT आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2।
is root over एक्सेलरेशन मिल गया अल्फा स्क्वायर एस बाय आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर इतना लिखिए। फिर जो हम लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करिए। ये कल जो न्यूमेरिकल छोड़ा था मैंने वही न्यूमेरिकल में कंटिन्यू कर। सर आपने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करा दिया और कहाँ तक कराया अभी? लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक करा दिया। सेकंड ओके सर। सेकंड एक ही लेक्चर हुआ। ओके सर। इसको जल्दी से लिख लीजिए। ये जो न्यूमेरिकल मैंने यूनिफॉर्मली एक्स सर्कुलर मोशन का छोड़ा था ये वही है। फिर आगे बढ़ो। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। फिर सब लिख चुके हैं? यस सर। सर 2 सेकंड। जल्दी जल्दी Yes, sir. हो गया बुज़ैर? यस सर, मेरे तो कब का हो गया? मैं बताते क्यों नहीं हो? ये कहते हो रुक जाओ तो सॉरी सर। मैं इंतजार करता रहता हूँ। चलो जी, लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रशाद बताएगा। रशाद क्या था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? रशाद नाजिर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था कि सर एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे जो एक्ट करती है वो प्रोपोर्शनल होती है उसके मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होती है। सिर्फ चेंज इन मोमेंटम या Sir, rate of change of रेट ऑफ momentum. चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मींस चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, इसके प्रोपोर्शनल। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एफ एक्सटर्नल हो जाएगा इट्स के, इट्स डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। सो अगर आप कोई भी सिस्टम ले लो, ये भी मैंने कल डिस्कस कर लिया था, के हमेशा 1 होगा। सो योर्स एफ एक्सटर्नल कम्स आउट टू बी डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट है। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज एन एवरेज फोर्स। दिस इज एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, फॉर इंस्टेंटेनियस, सामिया जरा बताओ इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए क्या स्टेप्स यूज करेंगे? Sir, delta P upon delta T. डेल्टा तो अभी भी है। No, sir. dP upon D. हाँ, तो आप यहां सिर्फ ये लोगे कि लिमिट डेल्टा टी को 0 कर, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दी। जब आप डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी हो जाएगा इट्स डी पी ओवर डी। सो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज डी पी ओवर डी टी। So external force acting on the body is rate of change of momentum. It's dp over d. This is instantaneous force. So फर्क इतना है कि एवरेज में आप डिवाइड कर रहे हैं
इंस्टेंटेनियस में आप डिफरेंशिएट करें। अब इसमें एक चीज और भी है, मोमेंटम। भाई शाइस्ता, मोमेंटम क्या क्या रिलेशन होता है, मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का? शाइस्ता, मोमेंटम। जी, ये शाइस्ता, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। हाँ जी, रशाद सही कह रहे हैं। 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करिए तो जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज d over dt of m। सो यहां जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होगी, इट्स m dv over dt। ये जो dv over dt एक्ट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सो F एक्सटर्नल आ गया, इट्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सर जी सर डाउट था सर, एक पूछ लूं? जी। सर मैं ये बोला था सर, जो हमारे टीचर हैं सर स्कूल के, उन्होंने तो ये बोला था कि ये सर ये सही लॉ नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी याद अभी बता, बिल्कुल सही। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा सर जब स्पीड लाइट के टेंड करने लगेगी है ना सर। अभी। एक मिनट ना, दो। ओके ओके सर, ओके सर। सो F एक्सटर्नल जो होगा, इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। असल में तुमने बीच में बोल दिया ना ये सही लॉ नहीं है, तो बाकी पब्लिक इसको सीरियसली नहीं लेगी। अरे बिल्कुल सही लॉ है, बहुत काम इस लॉ से हो जाते हैं। F एक्सटर्नल इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें एक कहानी और आती है भाई, यहां तक बताइए, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो इसके बाद एक कहानी और, मैं यहां एज्यूम कर रहा हूं कि मास कांस्टेंट है। इफ मास इज वेरिएबल, अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम ले लूं जिस सिस्टम का मास वेरी करे, मुझसे कल किसी ने वेरिएबल मास के एग्जांपल्स पूछे थे, सामिया ने पूछे थे, नहीं स्वालिया ने, स्वालिया मुझे वेरिएबल मास का एग्जांपल, मरियम ने पूछा था, कोई बात नहीं, स्वालिया ने आंसर तो सुना होगा। स्वालिया, वेरिएबल सिस्टम के एग्जांपल बता दो, 2 एग्जांपल बता दो। सर रॉकेट और सर बैलून। तो ये चीज बताती है कि ये सुनते हैं बच्चे, रॉकेट भी याद है और बलून भी याद है। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है जहां मास वेरी करे, सो वहां ये जो इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन को थोड़ा अलग तरह से डील करना पड़ेगा। इट्स d over dt ऑफ m। अब मास कांस्टेंट नहीं है, मास वेरिएबल। तो यहाँ पर हालांकि ये बहुत कम होता है, बट स्टिल वेरिएबल मास के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां पर F एक्सटर्नल जब हम अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक बार मास को कांस्टेंट मान के v को डिफरेंशिएट कर दो, फिर v को कांस्टेंट मानकर मास को डिफरेंशिएट। तो अगर मास वेरिएबल है, आप ये इक्वेशन यूज करोगे। बट ज्यादातर सिस्टम जिनके साथ आप डील करेंगे, 99% सिस्टम में मास कांस्टेंट रहता है, तो ये इक्वेशन वेरिएबल, तो हम हमेशा इसे यूज किया करेंगे, या फिर आप इसे यूज कर दीजिए। बहुत कम, जब रॉकेट प्रपोल्शन कभी पढ़ेंगे तो रॉकेट प्रपोल्शन में फिर हमें इसे यूज कर, तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है कि आपके जहन में रहे कि ऐसा भी हो सकता है। इतना लिखिए, और इसमें जो डाउट्स हैं मुझे बताइए, फिर हम उज़ैर जो कह रहा था उस बात पर आते हैं कि उसका क्या। सर सर ये जो थर्ड इक्वेशन, मतलब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो सर ये यही मतलब हो गया ना कि सर जो फोर्स लग रही है वो मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, इसको ऐसे समझो अगर, तो ज्यादा लॉजिक होगा कि अगर मैं F फोर्स अप्लाई कर या एक m मास की बॉडी में a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करो। ओके सर। रहेब सर, अगर a कांस्टेंट ले तो रहेब a तो कांस्टेंट ही ना बच्चे, एक्सेलरेशन तो मैं नहीं कह रहा यहाँ वेरी कर रहा है, या तो जैसा भी होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब भी ये इक्वेशन है, आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है तब भी ये इक्वेशन है। देखो यहाँ तो v था ना, v को हम कांस्टेंट और वेरिएबल मान, बट dv over dt के बाद जो a आया ये कांस्टेंट है तब भी ये इक्वेशन।
ये वेरिएबल है तभी ये इक्वेशन, राइट? तो तुम v तो नहीं कह रही हो कि v कांस्टेंट ले ले तो? नो सर ए। हाँ, a कांस्टेंट हो या वेरिएबल। मुबशिरा, यहाँ अपनी मर्जी से मास को कांस्टेंट ले लिया। जी मुबशिरा, बिल्कुल अपनी मर्जी से लिया, क्योंकि जब आप मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम्स देखेंगे वहां मास वेरी नहीं करता। मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम वो आपसे कहता है एक ब्लॉक है, उसे आपने पुश कर दिया, वहां मास वेरी नहीं करता, तो आप मास को बाहर ले जा सकते, dv over dt। इन मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास वेरी नहीं करता मुबशिर। लेकिन अगर मास वेरी करने लगे तो फिर मैंने आपको ये करके दिखा दिया कि जब मास वेरी करेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों का हो जाए तो मुझे बताइएगा, इसे रब करते हैं, और कोई डाउट्स नहीं है तो? सर नो सर। शादी नहीं हुआ। सर सर ये मास वेरी करेगा, ये एक और बार बता दीजिए तो कैसे करेंगे? जी देखिए, यहाँ पर एक m है और v है, दो फंक्शंस हैं। तो जब मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया था तो मैंने प्रोडक्ट रूल सिखाया था कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो कैसे डिफरेंशिएट करें। एक को हम कांस्टेंट मानकर छोड़ देते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरे को कांस्टेंट मानकर छोड़ देते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ ऐसे हम एफ एक्सटर्नल कैलकुलेट डिफरेंशिएट करने का तरीका है। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो पहले एक डिफरेंशिएट होगा, दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर दूसरा डिफरेंशिएट होगा, पहला एज इट इज। ओके सर। सर रब कर दूं? सब लिख चुके हैं ना? यस सर। यस सर। अब देखो भाई, उजैर जो चीज पूछ रहा था, हालांकि वो कभी भी आपके एग्जाम्स में इवन जे एडवांस तक आप यूज नहीं करेंगे, बट स्टिल इसने पूछ लिया है तो 5 ही मिनट की चीज है, सुनिए। जो भी आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ना, मैकेनिक्स मीन स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक मीन्स कि बॉडी की स्पीड v बहुत बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से, जिसे आप c से रिप्रेजेंट। जब ऐसा होता है तो टाइम चेंज नहीं करता, टाइम फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। मास चेंज नहीं करता वेलोसिटी के साथ। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती वेलोसिटी के साथ। ये सब तब होगा जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम का। लेकिन जैसे आप कहते हो आपका सिस्टम रिलेटिविस्टिक है, और हमने जितनी भी फिजिक्स आज तक पढ़ी है या हम पढ़ेंगे वो सब नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम के। लेकिन जैसे आप रिलेटिविस्टिक लिमिट्स में आते हैं कि स्पीड इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, मींस 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड हो जाए बॉडी की, तो टाइम चेंज करता है, टाइम स्लो विद स्पीड। टाइम स्पीड के साथ स्लो हो जाएगा। मास इंक्रीज विद मास इंक्रीज विद स्पीड। स्पीड बढ़ाओगे मास बढ़ जाएगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब ये पेन है ना, बहुत तेजी से मूव करेगा, आप लेंथ मेजर करोगे तो कम दिखेगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखेंगे, इवन वेलोसिटी का भी अगर आप फॉर्मूला लिखोगे, तो इन सब चीजों को काउंट करना होगा। वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, कुछ भी रिलेटिविस्टिक लिमिट में वैलिड नहीं होगा।
तो जो आपके टीचर ने कहा था ना कि फॉर्मूला गलत है, गलत नहीं है। हर फॉर्मूला एक रिजीम के लिए वैलिड होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट के लिए। रिलेटिविस्टिक लिमिट में एक छोटी सी क्वांटिटी आती है जिसे बूस्ट कहते हैं। बूस्ट को ऐसे लिखते हैं √1 - v² / c। इस बूस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में भी, रिलेटिविस्टिक लिमिट में भी वैलिड हो जाएगा, बट बूस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम इस लिमिट में कर रहे हैं। स्पीड बहुत बहुत कम है लाइट की स्पीड से। स्पीड लाइट के कंपेरेबल होने लगे तो बहुत नई चीजें आने लगी। तो फॉर्मूला इज वैलिड, बहुत बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत चीजें। चलिए, सर आपने क्या कहा, घूस? बूस्ट कहते हैं इस टर्म को, बूस्ट, ये वाली जो टर्म है। इसकी आपको फिक्र नहीं करनी है, स्कूल सिलेबस में नहीं होता। मैं से स्कूल सिलेबस इवन आपके एंट्रेंस के सिलेबस में नहीं होता। ये तो बस इसने कह दिया था, उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसे। सर इसे लिखने हैं? मर्जी है आपकी, आपको लगता है आपके काम की चीजें आप लिखिए, नहीं लगता। सर ये स्पीड कब इक्वल हो सकती है स्पीड ऑफ लाइट के? अब ये ऐसा हो सकता है, कुछ पार्टिकल्स हैं जो पार्टिकल्स ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। जैसे एक डिवाइस होती है साइक्लोट्रॉन, उसमें हम चार्ज पार्टिकल्स को घुमाते हैं, प्रोटॉन्स को घुमाते हैं। प्रोटॉन्स घूमते घूमते उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो जाती है। आसपास होना 10% हो गई लाइट की स्पीड के, तो ये सारी चीजें दिखने लगती, टाइम स्लो होने लगता है उसके। अदरवाइज अभी तक तो ऐसा कोई एयरक्राफ्ट बना नहीं जो इतनी स्पीड से जाता। सर मास कैसे इंक्रीज हो जाएगा ऐसा स्पीड के साथ? अब दैट्स रिलेटिविस्टिक। मैं अगर उस डिस्कशन पर आ गया ना तो फिर ये तुम डिस्कवरी पर अगर देख लो ना, यूट्यूब पे डालना आइंस्टाइन ना वो नहीं, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। और पास्ट में सर, पास्ट में भी तो शायद, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, दोनों की। दैट्स आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। So that's not a part of syllabus, हम ऑलरेडी स्लो चल रहे हैं तो मैं इसको भी डिस्कस नहीं कर सकता। चलिए इतना लिख लीजिए। अच्छा, शायद YouTube पर एक लेक्चर पढ़ा होगा, एक बच्चे के लिए मैंने इसे डाला था, मेरा एक चैनल पे पढ़ा हुआ होगा। एनीवेज, रब कर दूं ये? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. So that was about न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ पर देखिए, बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे वो आपसे कहता है कि, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यूज कैसे करते हैं। अ कार मूविंग with speed of 10 meter per second stops in 10 meter. Calculate retarding force on car if its mass is, कम मास ले लो, 100 kg। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। देखिए आप सोचोगे क्या, फोर्स कैलकुलेट करनी है ना, तो आपको मास और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है, एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। सो एक्सेलरेशन इज v² - u² is 2s, so v is 0², u is 10², 2 into acceleration multiplied by 10, तो ये आ गया -100 इन 20a। a आ जाएगा -100/20, तो a आ गया माइनस। सब -100 वो प्लस नहीं हो जाएगा कि -10 का स्क्वायर है? माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर मींस माइनस ऑफ 10 स्क्वायर। ओके सर। सो ये एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर v कैसे 0 हुआ? ये लिखा हुआ है, पढ़ो उसको। ओके सॉरी सर। नेगेटिव साइन कह रहा है रिटार्डिंग फोर्स, कम कर रही है वेलोसिटी। 20 कार अगर इधर जा रही है तो फोर्स इधर एक्ट कर रही है। चलिए इतना लिख लीजिए, स्टार्ट करो।
सर अगर वो कह रहे हैं रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है तो फिर आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव में ही आएगा। बिल्कुल। डन सर। डन सर। चलिए डन सर। सर एक मिनट, क्वेश्चन में रख करता हूँ, क्वेश्चन तो लिख दिया। So distance of 60 सेंटीमीटर। इसको जल्दी से सॉल्व करके बता दो। मुश्किल से 2 मिनट लगने चाहिए। सर एवरेज उसके आगे क्या है? Resistive force on the bullet। सर वो 600 मीटर है सर डिस्टेंस। 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। चलिए ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ गए। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। बुलेट का मास गिवन है 0.4 kg। इनिशियल स्पीड गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड गिवन है 0। डिस्प्लेसमेंट गिवन है 60 सेंटीमीटर which is 0.6 meter। v square minus u square is 2s। v is 0, u is 90 square, q into a, acceleration is 0.6, displacement is 0.6। so ये आ गया minus 18100 is 1.2a। so acceleration is minus 8100 over 1.2 meter per second square। Force is mass into acceleration, 0.4 into minus 18100 by। तो ये इतनी फोर्स एक्ट कर रही है बुलेट की, जिस फोर्स की वजह से बुलेट रुकी। अब मुझे नहीं पता ये कैलकुलेट कर कितना आएगा,
अगर इसे मैं 3 ले लूं तो ये शायद 3 2 हो जाएगा, तो माइनस, चलो ये सबका सही आ रहा है। चलिए इतना लिख लीजिए, इसको मैं रब कर दूं। सो न्यूटन, सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ पर तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपसे एग्जाम्स में सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ नहीं पूछेगा, यूज होगा न्यूटन सेकंड लॉ आगे हर चीज। सर हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं। नहीं बच्चे, जो गिवन हो, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ही दिया था, वहां अगर टाइम दे देता तो मुझे, हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जैसा भी डेटा दिया। मोटिव होता है किसी तरह से एक्सेलरेशन आ जाए, एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स आ गया। रब इसको सब लिख चुके हैं, रब कर रहा हूं उसको। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। इंपल्स, इंपल्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट इंपल्स समझने के लिए पहले आपको समझना होगा इंपल्सिव फोर्स का क्या। इंपल्सिव फोर्स बेसिकली टाइप ऑफ फोर्स है, कई तरह की फोर्सेस होती है, इंपल्सिव फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये वो पर्टिकुलर फोर्स है जो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती हैं और उनकी वजह से मोमेंटम में चेंज आ जाता है। इंपल्सिव फोर्सेस आर फोर्सेस which act short duration of time and causes change in momentum. So impulsive forces वो particular forces हैं जो बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती हैं और उनकी वजह से मोमेंटम में चेंज आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, फोर्स ऑन बॉल बाय बैट। भाई बैट जब बॉल को स्ट्राइक करता है तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है बैट और बॉल के बीच में, लेकिन बॉल के मोमेंटम में बहुत चेंज आ जाता है। तो बैट बॉल पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट्स एन इंपल्सिव फोर्स, काइंड ऑफ इंपल्सिव। फोर्स ऑन नेल बाय हैमर। भाई अगर ये एक ब्लॉक ले लो, यहां आपने नेल रखी ऊपर और जैसे ही हैमर स्ट्राइक करता है नेल अंदर चली जाती है। हैमर और नेल में टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम था, बट नेल के मोमेंटम में बहुत चेंज आ गया। सो नेल पर हैमर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट फोर्स इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इंपल्सिव फोर्स। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। हाँ बिल्कुल, स्लैब भी वही चीज, ये भी इंपल्सिव। सो दीज आर इंपल्सिव। अब इंपल्सिव फोर्सेस के लिए हम इंपल्स कैलकुलेट करते हैं, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ फोर्स का, मोमेंटम में चेंज आ गया। आपने जब इंपल्सिव फोर्स अप्लाई करी तो इंपल्सिव फोर्स की वजह से इफेक्ट क्या पड़ा, चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया। तो जो टोटल इफेक्ट है इंपल्सिव फोर्स का, उस टोटल इफेक्ट को इंपल्स कहते हैं। So impulse is the total effect of impulsive force. ये impulsive force का total effect is a total effect of impulsive. और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट।
देखिए एवरेज फोर्स क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, मैं इम्पल्सिव फोर्स का एक ग्राफ बना के दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए दिख रहा है आप सब लोगों को ये वाला पोर्शन नीचे वाला विजिबल है? थोड़ा सा यस सर। दिख रहा है। सो इम्पल्सिव फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, मान लो हैमर और नेल वाला केस ले लो। जब तक हैमर नेल को स्ट्राइक नहीं करता फोर्स कितनी, 0। जैसे ही हैमर नेल पे पड़ता है फोर्स 0 से एकदम मैक्सिमम जाती है, और फिर दोबारा से जैसे ही हैमर हट जाता है फोर्स दोबारा से 0 आ जाती है। सो दिस इज अ टिपिकल ग्राफ ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, कि जैसे ही फोर्स हैमर स्ट्राइक करेगा नेल पर फोर्स 0 से मैक्सिमम होगी, फिर हैमर फौरन हट जाता है तो फोर्स दोबारा से मैक्सिमम से 0 आ जाती है। सो देखकर क्या लिख रहा है, दिस फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स और इज अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल वेरिएबल हाईली वेरिएबल, तेजी से वेरी करती है, एकदम से होती है और फिर एकदम से 0। चलिए इतना लिखिए, फिर देखते हैं मैथमेटिक्स कैसे करेंगे इम्पल्स के साथ, कैलकुलेट कैसे। सर सर अगर ये फोर्स वेरिएबल रहेगा तो सर ये इम्पल्स नहीं होगा। सर कांस्टेंट रहेगा तो इम्पल्स नहीं होगा। देखो इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स दो अलग चीज है ना। इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स दो अलग अलग चीज। पहले हम बात कर रहे हैं इम्पल्सिव फोर्स की, तो ये क्लियर हो गया। इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स दो अलग अलग क्वांटिटी है। इम्पल्सिव फोर्स हम सिर्फ उस फोर्स को कहते हैं जो बहुत शार्प शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करे और हट जाए। अगर फोर्स शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट नहीं कर रही तो वो इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, और वहां हम इम्पल्स भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट नहीं करे तो हम उसे इम्पल्सिव फोर्स नहीं कहेंगे, और अगर फोर्स इम्पल्सिव नहीं है तो इम्पल्स भी कैलकुलेट नहीं होगा। दो अलग अलग क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो अलग अलग क्वांटिटीज है, ऐसे ही इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स अलग अलग क्वांटिटी। अगर फोर्स वेरी नहीं करती इतनी शार्पली तो वो इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, हम इम्पल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप जो पूछ रही थी कांस्टेंट फोर्स के लिए इम्पल्स आएगा, नहीं आएगा। कांस्टेंट फोर्स के लिए इम्पल्स नहीं आएगा। सो हाँ जी सो अगर फोर्स 5-6 सेकंड के लिए एक्ट कर रही है तो भी वो इम्पल्सिव फोर्स ही कहलाएगी। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। मतलब सर 0.2 या 0.3 सेकंड सर। ओके रब कर दूं इसको? यस सर। भाई मैं रब कर रहा हूँ उसको, सब लिख चुके हैं। यस सर। इम्पल्सिव फोर्स आपके समझ में आ गया। अब देखो इम्पल्सिव फोर्स के लिए इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करें। लेट एफ बी एन इम्पल्सिव फोर्स। एफ बी एन इम्पल्सिव फोर्स। अगर एफ एक इम्पल्सिव फोर्स है तो dt टाइम में जो इम्पल्स होगी उसे हम di कहते हैं, और इम्पल्स इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। दिस इज इम्पल्स। फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, इम्पल्स आ जाएगा। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब है इट्स अ वेरिएबल फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल लिया dt और उससे मल्टीप्लाई कर। मुझे चाहिए इम्पल्स इन टाइम t1 टू t2। टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक आपको इम्पल्स कैलकुलेट करनी आए तो इम्पल्स होगी इंटीग्रल ऑफ f dt, लिमिट इज फ्रॉम t1 टू, ये आ जाएगा f dt एंड लिमिट इज फ्रॉम t1 टू t2। ऐसे होगा ना, स्मॉल dt टाइम के लिए मल्टीप्लाई कर दिया,
पूरे T1 से T2 के लिए आपने इसे इंटीग्रेट कर दिया। अब ये जो F है ये फोर्स वेरिएबल है, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, मतलब सिर्फ मैं ये नहीं, सारे ऑथर्स जो आपको मिलेंगे इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, वो अप्रोक्सीमेशन यूज करता है। इस फोर्स का इंटीग्रल बड़ा टफ होता है, इंपल्सिव फोर्स का बेसिकली डेल्टा फंक्शन होता है जो नहीं पढ़ता स्कूल में। तो उस कैलकुलेशन से बचने का बस एक काम करते हैं। भाई मुझे बताओ, क्या इस एफ को इंटीग्रल के बाहर ला सकता हूँ? यस सर। अगर वेरिएबल नहीं हो तो ही तो ला सकते हैं ना सर। लेकिन इंपल्सिव फोर्स कैसी है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर कौन वेरिएबल बाहर नहीं ला सकते, इसको बाहर नहीं ला सकते, बाहर सिर्फ कांस्टेंट है। तो हम एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन ले, वो सिर्फ ये भी रिप्लेस एफ बाय एफ एवरेज की फोर्स वेरी कर रही थी उसको उसके एवरेज से रिप्लेस कर दिया। और ये बात पता होनी चाहिए कि अगर क्वांटिटी वेरी कर रही है और आप उन सारी वेरिएबल क्वांटिटीज का एवरेज कैलकुलेट कर लो, देन दैट एवरेज इज अ कांस्टेंट टर्म, लाइक नंबर वेरी कर रहा है, 1 2 3 नंबर वेरी कर, आप एवरेज कैलकुलेट करिए। ये एवरेज कांस्टेंट हो जाएगा, नंबर वेरी कर रहा है 1 से 2 2 से 3, आप इसका एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए। तो एवरेज वेरी नहीं करता, एवरेज कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं f को f एवरेज से रिप्लेस कर दूं, देखो ये क्यों किया, इसका सिर्फ इतना सा जस्टिफिकेशन है कि इस चेंज को करने के बाद आपके रिजल्ट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। दूसरी वजह ये है कि अगर आप ये चेंज ना करें तो ये इंटीग्रल बहुत टफ इंटीग्रल है जिसे डेल्टा फंक्शन कहते हैं। तो इवन जेई में भी डेल्टा फंक्शन सिलेबस में नहीं हुआ। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए आसान तरीका होता है फोर्स को एवरेज फोर्स से रिप्लेस कर देना। तो इंपल्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा T1 से T2 F एवरेज इंटू D2। सामिया मुझे बताओ, क्या अब F एवरेज बाहर आ सकता है? यस सर, अब कांस्टेंट है। F एवरेज अब कांस्टेंट है, इसे बाहर ले। सो ये बच गया T1 से T2 तक D2। dt को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, dt का इंटीग्रल t होगा, लिमिट होगी t1 से लेकर t2। सो इंपल्स आ गया, इट्स f एवरेज, t की अपर लिमिट रख दीजिए t2 माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए t1, ये आ गया। T2 माइनस T1 को T1 से रिप्रेजेंट डेल्टा T लिख देते हैं, टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल। सो अगर मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, सर इसमें हमारा डिवाइड बाय 2 नहीं होगा? नहीं, मैं एवरेज वो सब डिवाइड बाई 2 सब करने के बाद जो आएगा वो है एवरेज। मतलब ये ऐसा है 1 2 3 सब वेरी कर रहा था ना, आपने 1 + 2 + 3/3 किया, हमेशा 2 नहीं आता, कुछ भी आ सकता है जितनी बार आप करेंगे। और उसके बाद जो आया, ये आया नंबर, उसको मैंने रखा, वो है एवरेज। ओके सर। मुझे लगा सर हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो n+1 लेके करते हैं ना, इस वजह से। नहीं नहीं, अच्छा ये यस सर। सिर्फ dt का इंटीग्रल t होता है, 2 नहीं आता, वो तब आएगा जब, हाँ सर याद आ गया। so it's f average multiplied by time interval is delta। तो ये इम्पल्स का एक एक्सप्रेशन आ गया, इम्पल्स इज एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा। अब एक क्वेश्चन है मरियम का, आपने इससे पहले भी एवरेज फोर्स लिया था, इससे पहले एक क्वेश्चन, इससे पहले मरियम मैंने न्यूटन सेकंड लॉ में एवरेज फोर्स को डिफाइन किया था, वहां मैंने इम्पल्स नहीं कैलकुलेट किया था, वहां मैंने एवरेज फोर्स डिफाइन किया था कि एवरेज फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। मैं उसको यूज करूंगा यार, बस नेक्स्ट स्टेप वही है। सर इसका डेरिवेशन आता है एग्जाम में? भाई सिलेबस का पार्ट है आपके, देखो सर तो कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क का क्वेश्चन। भाई एक चीज और है, देखिए फिजिक्स में ना हम डेरिवेशन रखते नहीं,
क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस रटना शुरू कर दो डेरिवेशंस, तो शुरू में लगेगा बड़ा आसान काम है, चलो हो गया, बट इन अ लॉन्ग टर्म ये फिजिक्स आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। 2 महीने में फिजिक्स आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत अगर आप डेरिवेशंस रटते हैं। 1 महीना बड़ा अच्छा गुजरता है रटने में, बड़ा मजा आता है कि ओके हो गया, 15 मिनट के अंदर लगा कर आ गया, लेकिन 2 महीने के बाद ये चीजें इतनी बढ़ जाएंगी क्योंकि देयर आर अराउंड 60 to 75 डेरिवेशंस इन योर सिलेबस। 60 to 75 जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो नहीं रह पाती, रटी हुई चीज तो याद ही नहीं रह पाती। आसान तरीका है, आप लॉजिक देखो, आपने डेफिनेशन याद करी, दैट इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम। यहां तक तो सही बात है, इतना तो याद रखना पड़ता है, लेकिन इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो बड़े नेचुरल, वो स्टेप्स आपको करने आने चाहिए। सो यहां तक आए, यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? सर हाँ, अगर हम dt की जगह सर स्टार्टिंग में डेल्टा t रख देते तो सर ये ड्राइव नहीं। तो प्रॉब्लम ये आती कि जब कोई क्वांटिटी चेंज हो रही होती है ना, तो बहुत लार्ज इंटरवल में उसे कैलकुलेट नहीं किया जाता, उससे पहले स्मॉल इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है, फिर एक्सपेंड किया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई चीज वेरिएबल है, लाइक वर्क डन भी अगर आप, अच्छा वर्क डन तो हमने भी करा ही नहीं, अगर कोई चीज वेरिएबल हो तो उससे पहले हम स्मॉल इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं, फिर उसे एक्सपेंड करते हैं। क्यों स्मॉल इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं वो अभी डिस्कशन इसके बाद में बता देता हूँ, क्यों आता है स्मॉल इंटरवल। अभी बताऊंगा तो जरा रिदम टूट जाएगा। अभी फिलहाल इस चीज को थोड़ी देर के लिए मगअप कर लो कि अगर कोई चीज वेरिएबल है तो पहले dt टाइम के लिए आएगी, फिर उसे t1 से t2 तक इंटीग्रेट करेंगे। क्यों करते हैं उसका आंसर भी मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन इस कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, तो ये जो एवरेज फोर्स है, इस एवरेज फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। एफ एवरेज की जगह आप डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। सो योर इम्पल्स इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इंटू डेल्टा, ये कैंसिल हो गया, इम्पल्स का एक एक्सप्रेशन और आ गया विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, और ऐसा ही होता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो आप कहोगे इम्पल्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, आई इज डेल्टा पी। अब यहां से आप ये लिख सकते हो, इट्स अ वेक्टर, फोर्स इनटू टाइम है, तो एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, तो आप लिख सकते हैं जो एसआई यूनिट होगी, दैट एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड, दिस इज द एसआई यूनिट। चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी मुबशिरा, एफ की जगह एफ एवरेज रख दिया, इसीलिए कांस्टेंट हो गया। Then sir. सब लिख चुके हैं, रब कर रहा हूँ उसको मैं, कोई परेशानी नहीं किसी को इम्पल्स में।
चलिए, सो इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेशन यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, चेंज इन मोमेंटम, विच मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सबसे ज्यादा हम इसे यूज करेंगे इम्पल्स कैलकुलेट। सो मैं इसे रब कर रहा हूँ। सर हम इसे पीएफ माइनस पीआई भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चेंज इन मोमेंटम। ओके सर। दिस इज चेंज विच इज P2 माइनस P1 लिख दीजिए, नाम ही तो है, आप इसे PF माइनस PI लिख दीजिए। दिस इज चेंज। सो क्वेश्चन देखिए, अ बॉल moving with velocity v strikes a wall and rebound with same speed। भाई सेम स्पीड कहने से उसका मतलब सिर्फ इतना है कि भाई डायरेक्शन तो चेंज होगा बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कैलकुलेट impulse imparted to ball। कैलकुलेट इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल। तो बॉल को जो इम्पल्स मिलेगी वो इम्पल्स आपको कैलकुलेट। ये बॉल है मास m की, ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v। तो ये बॉल स्ट्राइक करती है वॉल को, और सेम स्पीड से रिबाउंड हो जाती है। सेम स्पीड से रिबाउंड होने का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहा बट डायरेक्शन, वो आपसे कहता है इम्पल्स निकालिए। तो देखिए बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे मैं v ले लेता हूं, मैं कहता हूं ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? माइनस v। फाइनल इज माइनस। तो जब आप इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम विच इज P2 माइनस P। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी mv2 माइनस mv1। हम वैल्यू रखते हैं, mv2 कितना है? माइनस, v1 कितना है? v। सो इम्पल्स इज माइनस mv माइनस mv माइनस 2m। तो बॉल को जो इम्पल्स मिल रही है दैट इम्पल्स इज माइनस ऑफ 2m। ये बताइए, ये क्लियर हुआ सबका? यस हुआ। चलो एक और बार समझा दीजिए। सर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? लिखा था मैंने, न्यूटन सेकंड्स, फोर्स इनटू टाइम। न्यूटन सेकंड्स। सर v माइनस इसलिए होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए बॉल आ रही है विद अ वेलोसिटी, ये बॉल को स्ट्राइक करती है और रिबाउंड हो जाती है विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम स्पीड। वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होती है, वो कहता है इम्पल्स कैलकुलेट। तो देखिए v1 जो वेलोसिटी है उसे हम v कहते हैं, जो v2 हो जाएगा दैट विल बी माइनस v। सो इम्पल्स इज P2 माइनस P1। P2 इज mv2 माइनस mv1। v2 की जगह आपने माइनस v रख दिया, माइनस mv माइनस mv माइनस mv माइनस 2। ये इम्पल्स है जो बॉल की। भाई आज आपका हाफ एन आवर का लॉस हुआ, मैं कंपनसेट नहीं कर सकता, मेरी फिर 8:30 to 10:30 की क्लास होगी। सर एक और बार समझा दीजिए। एक बार और समझा दो मुझे, बताओ सवाल है कहाँ नहीं समझ में?
कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बार बार ना उसी चीज को मिस कर रहा हूँ जो तुम्हारे नहीं समझ में आ रही। बेहतर है तुम मुझे बताओ कौन सा स्टेप है जो परेशान कर रहा है। सर ये मुझे शुरू से ही नहीं समझ में आया। हाँ दोबारा। सर शुरू से। हाँ इसका मतलब तुम सुन नहीं रहे हो। अब सुनो ढंग से। ये बॉल है, ये v वेलोसिटी से आ रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस वाले? सर v v साइड वाला मैंने पॉजिटिव लिया, तो ये v पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। स्ट्राइक करती है और वापस जाती है, सेम स्पीड से जा रही है, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। यस सर। अगर मैं राइट वाले को कह रहा हूँ पॉजिटिव एस वाले, तो लेफ्ट वाला कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। फाइनल v2 को माइनस भी ले सकते हैं। यस सर। इंपल्स होता है p2 माइनस p1। यस सर। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? mv2 माइनस mv1। मोमेंटम इज mv, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv2 mv1। v2 कितना है? माइनस v। v1 कितना है? v। तो ये माइनस mv हो गया प्लस कितना? माइनस mv। अब आया? यस सर। पता है पिछली जो 2 बार मैंने समझाया और इस वाले में क्या फर्क था? पिछली 2 बार में तुम्हारा दिमाग कहीं और घूमता था, अब तुमने जरा दिमाग लगाया तो वही चीज हो गई। मतलब मैंने पिछली बार ज्यादा डिटेल में समझाया था, तो मैंने जल्दी जल्दी बताया। चलिए ये सबके समझ में आ गया भाई। मैं आज यही छोड़ूंगा, बस बैकअप क्लास की टाइमिंग्स में बता रहा हूँ। बैकअप इज फ्रॉम 12:30 लिया था ना हमने? यस सर। From 12:30 to 2। इसमें हम एरर्स कंप्लीट कर रहे हैं। एरर्स ऑलमोस्ट मैंने आपको करा दिया था, शायद एक आध न्यूमेरिकल रह गया, सिग्निफिकेंट फिगर रह गया। एरर पैरालेक्स है, मैं पैरालेक्स शुरू कर दूंगा, तो होपफुली सैटरडे में पैरालेक्स खत्म कर दूंगा। मींस चैप्टर नंबर 2 आपका फिनिश होगा। देन विल कम टू डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। जो नए बच्चे हैं उनका एक टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। तो आपके ना बैकअप में सिर्फ डायमेंशन थोड़ा सा छूटेगा। मैं पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कराऊंगा, देन आई विल कम बैक टू डायमेंशनल एनालिसिस। कैलकुलस की मुझे जरूरत पड़ी तो हम ऐसे चलेंगे सैटरडे संडे। और संडे लास्ट संडे की तरह 8:30 to 9 AM डाउट क्लास है। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके डाउट्स हैं बताइएगा मुझे। फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स 9 to 10:30 हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन जेईई एंड नीट। इट वुड बी बेटर अगर आप मुझे डाउट्स पहले भेज दें, तो मैं उन डाउट्स को स्कैन कर कर PDF ले लूंगा, ताकि आप ही के डाउट्स मैं उस 9 to 10:30 वाले टाइम में कवर करूं। सर ये दोनों क्लास सैटरडे संडे की हैं? ये दोनों नहीं बच्चे, सैटरडे संडे और ये सिर्फ संडे ओनली। ओके सर। तो संडे को यही वाली कंटिन्यू होगी ना? नहीं, संडे को मैंने बताया ना, मैं सिर्फ जेईई और नीट के क्वेश्चंस कराता हूँ। वीक में 3 दिन पढ़ाता हूँ, एक दिन आपके जेईई नीट के क्वेश्चंस होते हैं संडे। जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड। अच्छा सर जल्दी सर, मैं निकल रहा हूँ। हाँ सर मैं बोला था सर मेरे डाउट्स क्लियर कर दीजिएगा सर। आप कर